हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आज हम साइंस एंड टेक के 5वें लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सितंबर मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैंड फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में ये देखा गया कि मुंबई में इसके केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जो डेटा प्रोवाइड किया गया है स्टेट के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग 250 केस रिपोर्ट किए गए हैं हैंड फुट एंड माउथ डिसीज के। देखिए, ये जो बीमारी है वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों में इन जनरली पाई जाती है। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा तेजी से होती है। वैसे बहुत लीथल नहीं होती, खतरनाक नहीं होती, जान जाने का खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चों को होती है तो बच्चों को तो छोटी बीमारियां भी ज़्यादा भारी हो जाती हैं। उनको बुखार भी आ जाए तो सीरियस हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि उनके मुंह में छाले आ जाते हैं, बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं और पैरों में देखिए ऐसे लाल लाल स्पॉट्स आ जाते हैं। कई बार वो पानी वाले फफोलों में भी परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे बड़ी पेनफुल कंडीशन में चले जाते हैं, तो माता पिता का परेशान होना बहुत ही वाजिब हो जाता है। हैंड फुट एंड माउथ डिसीज जो होती है ये हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है। मैंने कहा खतरनाक नहीं है, लेकिन फैलता बहुत तेजी से है। और फैलने का कारण क्या है कि बच्चों में होता है। बच्चों को आप कितना रोक लोगे? वो जगह जगह खेलने जाएंगे, स्कूल जाएंगे। इन दैट केस एक बच्चे से दूसरे बच्चे में इसके जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। होता कैसे है ये? कॉक्सैकी वायरस, ये एक वायरस है जो कि नॉन पोलियो एंटेरोवायरस की जो फैमिली है या ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। देखिए, जो एंटेरोवायरस है यही एंटेरोवायरस पोलियो भी कॉज करता है, लेकिन कुछ एंटेरोवायरस ऐसे होते हैं जो पोलियो कॉज नहीं करते। उसी में से एक है कॉक्सैकी वायरस, जो कि ये हैंड फुट एंड माउथ डिसीज कॉज करता है, जो बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत वाला हो जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। अगर जो कंटेमिनेटेड फेसेस हैं, अनवॉश्ड हैंड्स हैं, उनको छू लिया जाए किसी और बच्चे के द्वारा, किसी एक पर्सन का सलाइवा या रेस्पिरेटरी सिक्रेशन किसी और बच्चे के कांटेक्ट में आ जाए तो फैल जाएगा। सिम्टम्स में बुखार आता है, मुंह में छाले आ जाते हैं, स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, हाथ और पैर इससे प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए इसे हैंड फुट एंड माउथ डिसीज कहा जाता है, क्योंकि ये 3 हिस्से बहुत वाइडली कवर हो जाते हैं, बहुत वाइडली इसमें ये फैलता है। ये इलनेस बहुत सीरियस नहीं है, जैसे टोल्ड यू अर्लियर। एंटी एलर्जिक मेडिसिन और ऑइंटमेंट का सहारा लेकर इसे ठीक किया जाता है। इन जनरल 5 से 6 दिन में ये धीमे धीमे ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। लेकिन हाँ, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है कि आप बच्चे को वैक्सीन दे दो और उसके बाद ये हो ना, तो ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कैसे प्रिवेंट करते हैं? फ्रिक्वेंटली बच्चे के आप हाथ धुलवाइए, क्लोज कॉन्टैक्ट से उसको बचाइए और हेल्प करिए कि बच्चे को जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट किया जाए, ताकि जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क कम हो जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एंटी रेडिएशन पिल्स के बारे में है। इस आर्टिकल पे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सपोज करते हैं कि आपके एक मित्र हैं। आपके जो मित्र हैं वो खाना खाने में बहुत चूजी नहीं है, उन्हें जो मिल जाता है पेट भर खा लेते हैं। मतलब अगर आप उन्हें खूब सारे फ्रूट्स खिलाएं पेट भर तो वो खा लेंगे। अगर आप उन्हें नूडल्स दे दें, पिज्ज़ा दे दें, तो वो उसे भी भर पेट खा लेंगे। समझने वाली बात है कि हमें ये पता है कि नूडल्स या पिज्ज़ा आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद तो नहीं, लेकिन फ्रूट्स हैं। आप नहीं चाहते कि आपका फ्रेंड नूडल्स खाए जिससे कि उसकी हेल्थ खराब हो जाए। आप लोग कहीं बाहर मार्केट में जाने वाले हैं, आपका दोस्त नूडल्स ना खाए, इससे उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप नूडल्स के स्टॉल पर जाने से पहले ही किसी फ्रूट के स्टॉल पे चले जाएं। वहां अपने फ्रेंड को भर पेट आप फ्रूट्स खिला दें या शेक पिला दें, उसका पेट भर जाए। उसके बाद अगर वो नूडल्स के स्टॉल के सामने चला भी जाए तो उसका पेट इतना ज़्यादा भरा होगा कि वो नूडल्स नहीं खाएगा। इस तरीके से उसकी हेल्थ सेफ रहेगी। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। एक्चुअली में यूक्रेन का जो जापोरिजिया पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो इस समय रशिया के कंट्रोल में आ चुका है। अभी ये जानकारी निकल के आई है कि वो पावर प्लांट फिजिकली डैमेज हो चुका है और हो सकता है कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर क्रिएट हो जाए जिसमें उस पावर प्लांट से रेडिएशन निकल कर आए। इसीलिए आसपास का जो रीजन है और वहां पे रहने वाले लोग हैं, उन्हें 5.5 मिलियन एंटी रेडिएशन पिल्स की सप्लाई की गई है। रेसिडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि वो उन पिल्स को ले लें और उसके बाद जो रेडिएशन का खतरा है वो कम हो जाए। अब भला ये कैसे होगा, चलिए इसे समझते हैं। हमारे थ्रोट में एक थायराइड ग्लैंड होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये थायराइड हार्मोन जनरेट करता है। ये जो थायराइड हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
ये थायराइड ग्लैंड होता है, इसे आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए तो हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। लेकिन इस थायराइड ग्लैंड के साथ एक प्रॉब्लम है, ये स्टेबल आयोडीन और रेडियो एक्टिव आयोडीन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। जो न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन रिलीज होता है और हमारी बॉडी में ये थायराइड ग्लैंड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद हमारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं और कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार के रेडिएशन की सिचुएशन में सबसे जरूरी ये होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो रेडियो एक्टिव थायराइड को एब्जॉर्ब ना करे। लेकिन इसे तो पहचानना आता ही नहीं कि कौन सा स्टेबल आयोडीन है, अच्छा आयोडीन है, और कौन सा रेडियो एक्टिव आयोडीन है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इससे बचने का जो तरीका है दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की जो टैबलेट्स होती हैं उनमें बहुत सारा स्टेबल आयोडीन होता है। अगर उसे किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसमें जो स्टेबल आयोडीन होता है उसे थायराइड ग्लैंड सोख लेता है और सोखने के बाद वो इतना ज्यादा सैचुरेट हो जाता है कि इसके पास 24 घंटे तक अब आयोडीन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रह ही नहीं जाती। वो कोई आयोडीन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, चाहे वो स्टेबल आयोडीन हो या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन हो। तो मतलब अगर आप एक्सपोजर में जाते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन के तो आपका थायराइड ग्लैंड उसे नहीं सोखेगा, क्योंकि अब वो सैचुरेट हो चुका है, वो अब कोई आयोडीन नहीं लेगा फॉर 24 आवर्स। उसके बाद आप एक और पिल ले लीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन से बच जाती है। पोटेशियम आयोडेट आपको इस तरीके से बचा लेता है। वही वाली बात जो मैंने आपसे पहले कही कि अपने दोस्त को खूब सारे फ्रूट्स खिला दीजिए कि उसका पेट भर जाए और वो नूडल्स ना खा सके। वैसे ही यहां पर हम उसे थायराइड ग्लैंड को इतना ज्यादा स्टेबल आयोडीन दे देते हैं कि वो रेडियो एक्टिव आयोडीन को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता। एंड दैट वाज द फंडामेंटल रीजन कि मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई ताकि आप इस सिचुएशन को समझ पाए। देखिए, कई बार अनप्लान्ड एक्सीडेंटल इवेंट्स हो जाते हैं जिससे रेडियो न्यूक्लियर हैजार्ड क्रिएट हो जाता है और हम रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से। उससे बचने के लिए हम एंटी रेडिएशन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं टैबलेट्स को मैंने यहां पर आपको बताया पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। इनमें रेडिएशन एक्सपोजर की कंडीशन में आपको बचाने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि इनके पास होता है नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन, जिसे आप स्टेबल आयोडीन भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टेबल आयोडीन और रेडियो एक्टिव आयोडीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, जब भी कोई रेडियो एक्टिव डिजास्टर होता है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, हवा में, पानी में, खाने और पानी में। तो आप उस रेडियो एक्टिव आयोडीन से बच सकते हैं, आप उसे गर्म कर लीजिए, उबाल दीजिए। लेकिन जो हवा में है वो तो आपकी बॉडी में जाएगा। उससे बचने में ये जो रेडियो एक्टिव एंटी रेडियो एक्टिव पिल्स होती हैं या फिर पोटेशियम आयोडाइड, ये आपको बचा लेता है। तो ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट्स कैसे काम करती हैं, ये कैसे थायराइड ब्लॉकिंग करती हैं, जिसके बाद थायराइड फुल हो जाता है, आपका जो ग्लैंड है और वो फर्दर रेडियो एक्टिव आयोडीन को नहीं सोखता और आप इस प्रकार के एक्सपोजर से बच जाते हैं। जो जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये दुनिया के टॉप 10 लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक है। साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में है यहां पर, और अभी ये कब्जे में आ चुका है रशिया के, फिजिकली डैमेज हो चुका है, इसीलिए खतरा बना हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सर्वावैक के बारे में है। देखिए, कैंसर की एक टाइप है दैट इज सर्विकल कैंसर। वुमेन में बहुत ही लीथल है, बहुत खतरनाक है ये सर्विकल कैंसर। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक ने अनाउंस किया है कि साइंटिफिकली हमने जो सर्वोवैक है, ये सर्विकल कैंसर की एक वैक्सीन है, उसको कंप्लीट कर लिया है। ये इंडिया की पहली ऐसी वैक्सीन होगी जिसने हमने खुद ही बनाया है, इंडिजिनियसली डेवलप किया है। ये क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में ये काम करता है। क्वाड्रीवैलेंट है मतलब ये 4 प्रकार के जो एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट में वर्क करता है। जो सर्वावैक है वो इंडिया की फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। मतलब मैंने आपको बता दिया, ये वुमेन को सर्विकल कैंसर से बचाता है। सर्विकल कैंसर किस प्रकार का कैंसर होता है? देखिए, सर्विक्स ये जो वुमेन बॉडी होती है उसमें यूट्रस के लोअर पार्ट में होता है जो कनेक्ट करता है वजाइना से यूट्रस को। यहां की सेल्स में जब कैंसर होता है तो इसे सर्विकल कैंसर कहते हैं। काफी खतरनाक होता है ये कैंसर। यहां पर देखिए, फर्दर इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। बहुत ही पॉपुलर रहा कोविड के समय में, इन्होंने कोविड की वैक्सीन को तैयार किया। यहां पर इनका कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के साथ। ये VLP यानी कि वायरस लाइक पार्टिकल्स पर बेस्ड एक वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जैसा ही है, जहां पर फंडामेंटली किया यह जाता है कि जो HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है उसमें जो L1 प्रोटीन होता है, उस L1 प्रोटीन के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज को जनरेट करता है,
2 वैक्सीन के डोज ज़रूरी होते हैं अगर जो गर्ल्स हैं वो अपनी टीनेज में हैं। सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले इन्हें ये 2 डोज दिए जाने चाहिए। जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं उनमें 3 डोजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, रिकमेंडेड होता है। ध्यान दीजिएगा ये प्रिवेंटिव होते हैं। एक बार अगर किसी को ये कैंसर हो गया फिर इस वैक्सीन का कोई महत्व नहीं होता। सर्विकल कैंसर जो सर्विक्स की सेल्स होती हैं उनमें अकर होता है। वो मैंने आपको बताया कि यूट्रस को वजाइना के हिस्से से कनेक्ट करता है। कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के। ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, मतलब एक व्यक्ति से, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जा सकते हैं। ग्लोबली जो सर्विकल कैंसर है ये चौथा मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर की वजह से महिलाओं में जो ये अकरेंस होता है उसमें। और इंडिया में जो सर्विकल कैंसर है ये सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर है जो 15 से 44 वर्ष की महिलाओं में देखने को मिलता है। अगर ये पहला मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर है तो मैं आपसे फिर से वही साधारण सा सवाल पूछता हूं कि फर्स्ट मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर, या सीधा कहें तो मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर कौन सा है जो महिलाओं को प्रभावित करता है? मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मॉक्सी के बारे में है। अच्छा, इस एक्स की जगह पर अगर आप वी डाल दें तो क्या हो जाएगा? मूवी हो जाएगा ना। आपने मार्स के ऊपर कई सारी मूवीज देखी होंगी जहां पर एस्ट्रोनॉट्स वहां पर मार्स पे जाते हैं, कई बार तो वहां पे फंस जाते हैं, वो निकल नहीं पाते, आलू की खेती करते हैं। अगर आपको कोई मूवी याद आ गई हो तो क्या हो अगर आपको मौका मिले मार्स पे जाने का, तो क्या आप जाना चाहेंगे? मार्स पे चले तो जाएं, लेकिन एक रिस्क है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। क्यों जाएंगे? रिस्की है, नहीं जाते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले भविष्य में ये रिस्क ना रहे, क्योंकि मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट यानी कि मॉक्सी ने अभी हाल ही में मार्स पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर दिया है। और ऐसा करते वक्त उन्होंने मार्स के प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का ही इस्तेमाल किया है। इससे इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्स पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। मॉक्सी एक छोटा सा बॉक्स था, बिल्कुल ऐसा जैसा आप देख रहे हो, बहुत ही छोटा सा बॉक्स था, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने भेजा था, नासा का जो प्रिजर्वेंस रोवर था उसके साथ ही। इसने मार्स पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया वहां के एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करके। जो मॉक्सी है वो ऑक्सीजन को बिल्कुल वैसे ही बनाता है जैसे एक पेड़ बनाता है। मैं आपको बता दूं कि 96% जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो जैसे पेड़ CO2 इनहेल करके ऑक्सीजन एक्सहेल कर देते हैं यानी कि निकाल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जो मॉक्सी है ये वहां के एटमॉस्फेयर से CO2 को इनहेल करता है और ऑक्सीजन निकाल देता है। अब भला वो ये कैसे करता है? क्या वो पेड़ है? नहीं, वो एक पेड़ नहीं है। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 96% आपको मिलेगा मार्स के एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन महज 0.13% है जो नेग्लिजिबल है और काम नहीं आती। तो आपको पता है CO2 का फॉर्मूला ना, CO2। अब यहां पर देखिए जो CO2 है इसमें से जब ये CO2 को इनहेल करता है तो इस O को अलग कर देता है। अब जब वो इस O को अलग कर देगा और बाकी O के साथ मिलाकर वो ऑक्सीजन बना देगा। यहां पर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड यानी कि CO अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस के जरिए जो वो C को इस बॉन्ड से अलग कर रहा है, इसके जरिए हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। इसके लिए उसे चाहिए होती इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी तो चाहिए ना। ये काम होगा कैसे? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहां पर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सन रेज से वो एनर्जी लेगा और फिर जो CO2 है उसमें से ऑक्सीजन को अलग करेगा। स्पीड स्लो है, बहुत कम ऑक्सीजन बन पा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस प्रोसेस को थोड़ा और पोटेंशियलफुल बनाया जाए तो 1 घंटे में 2 लीटर ऑक्सीजन को जनरेट किया जा सकता है, जिसकी मदद से 2 एस्ट्रोनॉट्स सर्वाइव भी कर पाएंगे और थोड़ी ऑक्सीजन स्पेयर में भी रहेगी। तो हो सकता है आने वाले समय में हम टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लें कि हम मार्स पर ही ऑक्सीजन बना पाएंगे और वहां पे रह पाएंगे। तो आने वाले समय में जो फ्यूचर एक्सप्लोरर्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, मार्स के एटमॉस्फेयर पे आपको ऑक्सीजन केवल इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपको वहां पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर सर्वाइव करवाना है। रेदर अगर आप मार्स को एक सबस्टेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं यूनिवर्स में आगे जाने के लिए, तो आपको फ्यूल चाहिए। मान लीजिए फ्यूल आपके पास है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो फ्यूल बर्न नहीं होगा। इस पर्पज से भी हमें ऑक्सीजन चाहिए मार्स पे। और जो मॉक्सी है ये एक अच्छी शुरुआत है, आने वाले समय में इसमें और एडवांसमेंट होने की संभावना है। तो आने वाले क्रूड मिशन के लिए इससे हमें कुछ ऑप्टिमिज्म दिखता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डार्क स्काई रिजर्व के बारे में है। आसमान में आप सितारों को देखना पसंद करेंगे। आप सितारे उस समय ज्यादा बेहतर देख सकते हैं जब आपके आसपास चारों ओर एकदम अंधेरा हो। अचानक से एक तेज LED लाइट जला दी जाए
तो सितारों की रोशनी आपको अच्छे से दिखेगी नहीं। सिमिलरली मान लीजिए कि कोई टेलीस्कोप है, उसके जरिए किसी भी स्टार को ऑब्जर्व किया जा रहा है, अचानक से एलईडी लाइट वहां पे आ जाए तो वो सितारे की रोशनी दिखेगा कि एलईडी की रोशनी दिखेगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि जहां से भी हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं वहां पर आर्टिफिशियल लाइट ना हो, रोशनी ना हो। इसी उद्देश्य से दुनिया भर में कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिन्हें डार्क स्काई रिजर्व के तौर पर डेवलप किया जाता है, मतलब वहां पे कोई आर्टिफिशियल रोशनी नहीं होगी। हाल ही में ऐसा ही एक लोकेशन इंडिया में भी स्पेसिफाई किया जा रहा है, दैट इज ऑफ इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब ऐसा पहली बार होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने डेवलप किया है इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, और ये होगा लद्दाख के हेनले में। तो लद्दाख के हेनले में ये पहला डार्क स्काई रिजर्व हम डेवलप कर रहे हैं। ये कोई भी ऐसा एरिया होता है जहां पर हम ऐसी पॉलिसीज डेवलप करते हैं कि मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस हो, मतलब कोई आर्टिफिशियल लाइट वहां नहीं होनी चाहिए, कम से कम रात में तो बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट एजेंसी है, जिसका ये काम है कि दुनिया भर में वो डार्क स्काई रिजर्व्स को अप्रूवल दे। पार्क्स, सेंचुरीज, रिजर्व्स, जो भी क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है वो मीट होता है तो वो इसको डिक्लेयर कर देते हैं। दुनिया भर में कई सारे डार्क स्काई रिजर्व्स हैं, लेकिन इंडिया में कोई भी नहीं था, और अभी हेनले में, लद्दाख में हम ये बना रहे हैं। तो हेनले लद्दाख में इसे बनाया जा रहा है, जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी के हिस्से के तौर पे ये होगा। इसे डेवलप कर रहा है लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन, जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ मिलकर इस रिजर्व को डेवलप करेंगे। सिग्निफिकेंस ये होगा कि इससे एस्ट्रो टूरिज्म बढ़ेगा। आप वहां जाओगे, बिल्कुल अंधेरा रहेगा, आप खुले आसमान को देख सकते हो सकता है आपके लिए कुछ और भी चीजें अरेंज कर दी जाएं कि आप उस लोकेशन को विजिट कर सको। काफी ऊंचाई पर है हेनले, तो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप आसानी से वहां पर चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हेनले को ही क्यों चुना गया? हेनले बेस्ट प्लेस है बिकॉज वो कोल्ड डिजर्ट का रीजन है। आसमान साल के ज्यादातर समय साफ रहता है, बादल नहीं होते, किसी प्रकार का हेज नहीं होता, फॉग नहीं होता, तो इसीलिए वहां पर ह्यूमन डिस्टर्बेंस अगर हम ना करें तो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते नहीं है, ऑब्जर्वेशन ईजी हो जाता है। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है, लाइट ग्रेविटी से अफेक्ट होती है, यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, और जो मैटर है वो आसपास के स्पेस टाइम को रैप करता है। ये 2018 का प्रश्न था। इसका एक स्टेटमेंट ये है कि इनमें से कौन सा जो प्रेडिक्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है और अक्सर मीडिया में डिस्कस किया जाता है। सही जवाब इसका डी था। तीनों ही गिवन स्टेटमेंट करेक्ट थे। आर्टिकल वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के बारे में है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज का रुख करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है। महिलाओं का जो रुझान है वो साइंस, इंजीनियरिंग और टेक के फील्ड में कम देखा जाता है। सरकार लगातार प्रयास करती है कि जो देश की आधी आबादी है वो साइंस एंड टेक से अगर दूर रहेगी तो देश का विकास होगा कैसे। इसी रेफरेंस में टीचर्स डे के मौके पर सरकार ने वेस्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसका फुल फॉर्म है वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो नया आई स्टेम है, यानी कि इंडियन साइंस एंड टेक एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, ये न्यू आई स्टेम इनिशिएटिव है फंडामेंटली। इसे लॉन्च किया गया है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में ऑब्वियसली आते हैं। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव तो आपको इसके नाम से समझ में आ गया होगा कि हमें वुमेन को एम्पावर करना है ताकि वो इंडिया का जो इनोवेटिव इकोसिस्टम है साइंस एंड टेक का, उसमें पार्टिसिपेट करें और कंट्रीब्यूट करें। फीचर्स क्या रहेंगे? सबसे पहले तो कोशिश ये की जाएगी कि जो वुमेन है या गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च परस्यू करें। इस वेस्ट इनिशिएटिव के तहत उन्हें एक सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो रिसर्चेस की तरफ थोड़ा सा अपना इंक्लाइनेशन दिखाएं। रिसर्च को वो अप्लाइड साइंस या फिर जो बेसिक साइंस है उसमें परस्यू कर सकती हैं। इससे वो देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। पैरेलली कोशिश की जाएगी कि उनकी स्किल को डेवलप किया जाए ताकि उनके पास एक बढ़िया सा साइंस एंड टेक का बैकग्राउंड हो और वो खुद को इतना एबल फील कर सके कि वो इस फील्ड में आकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा लेके जो क्रूशियल गैप्स हैं उनको फिल कर सकती हैं। इसके पैरेलली एक डिजिटल कंसोर्टियम बनाने की तैयारी की गई है, दैट इज कनेक्ट क्विकली। बेसिकली एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होगा। अगर वुमेन को या गर्ल्स स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है और वो सपोर्ट चाहती हैं, गाइडेंस चाहती हैं, तो वो इस कंसोर्टियम कनेक्ट क्विकली का इस्तेमाल कर सकती हैं, जहां पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें जरूरी गाइडेंस तत्काल प्रभाव से दे दिया जाएगा। यहां पर वुमेन को साइंस एंड टेक स्टार्टअप में भी सपोर्ट किया जाएगा अंडर दिस वेस्ट इनिशिएटिव। केवल यही नहीं कि आप उनका रिसर्च में रुझान बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उनके पास ज्यादा एवेन्यूज ना हो, तो साइंस एंड टेक स्टार्टअप्स जो वुमेन स्टार्ट करेंगी उन्हें ज्यादा सपोर्ट दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज की एक्सेस उनको मिल जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जैसे कि कॉमसॉल, मतलब,
LabVIEW, AutoCAD, ये सब उनके लिए एक्सेसिबल होंगे और वो इनका इस्तेमाल करके ज़्यादा इनोवेटिव हो सकेंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेस्ट इनिशिएटिव। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेगियोनेयर्स डिसीज के बारे में है। हाल ही में अर्जेंटीना में निमोनिया के कई सारे केसेस देखे गए और ये भी पाया गया कि ये जो केसेस आ रहे हैं ये लेगियोनेला बैक्टीरिया की वजह से आ रहे हैं और फंडामेंटली ये लेगियोनेयर्स डिसीज कॉज कर रहे हैं। तो लेगियोनेयर डिसीज एक प्रकार का निमोनिया होता है। लेगियोनेला इसे फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया 1976 में, जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अमेरिका के रीजन में कई सारे लोग जो पार्टिसिपेट करके आते हैं, पता चलता है कि वो इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। लेगियोनेयर्स डिसीज जो है ये एक बहुत ही सीरियस टाइप है निमोनिया का, जो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, कई बार लीथल हो जाता है, खतरनाक हो जाता है और इसे लेगियोनेला बैक्टीरिया कॉज करता है। जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने का कारण फंडामेंटली ये होता है कि कोई भी ऐसा वाटर ड्रॉपलेट जिसमें लेगियोनेला जो बैक्टीरिया है वो उसमें इन्वॉल्व है, उसे इनहेल कर लिया जाए और वो उससे प्रभावित हो जाए। जो लेगियोनेला है वो लेगियोनेयर्स डिसीज और पॉन्टियक फीवर को कॉज करता है। इसे कलेक्टिवली लेगियोनेलासिस कहा जाता है। इन जनरल एक व्यक्ति को अगर लेगियोनेयर्स डिसीज हुआ है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। क्या है कॉमन सोर्स इन्फेक्शन का या कॉज क्या है? देखिए, ये जो लेगियोनेला बैक्टीरिया है ना, बहुत ही कॉमन है। आपको फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में कहीं भी मिल जाएगा, लेक्स में, स्ट्रीम्स में। दिक्कत वहां नहीं होती। दिक्कत वहां होती है जब वो उस पानी में शामिल हो जाता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे शावर, सिंक में जो आपकी टोटी लगी हुई है, हॉट टब्स, डेकोरेटिव फाउंटेन्स जिसको आप एक्सेस करते हो, वाटर फीचर्स में हॉट वाटर टैंक्स, हीटर्स, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम, अगर वो इस पानी में आ गए तब वो आप तक पहुंच जाएंगे और आपको ये बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स क्या दिखते हैं? कफ आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, बुखार, मसल्स में दर्द और हेडेक। देखिए, वैक्सीन तो कोई है नहीं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है फंडामेंटली इसे ट्रीट करने के लिए और ज़्यादातर केसेस में इसे सक्सेसफुली ट्रीट भी कर लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्लॉपी डिस्क के बारे में है। हो सकता है आपने इसको देखा हो और हो सकता है कि आपका सामना इस फ्लॉपी डिस्क से कभी ना हुआ हो, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जापान इसे ऑफिशियल पर्पस से यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में आज भी इस्तेमाल कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि फ्लॉपी डिस्क बहुत ही पुराने प्रकार की तकनीक है जिसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था और दुनिया के ज्यादातर देशों ने तो इसे न जाने कब से ही इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जापान ने अब जाके ये बोला कि वो फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है और उनकी ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्नाइज करने के लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। जापान, जो कि अपने आप में काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री मानी जाती है, वो इतनी ऑब्सोलीट डिवाइस का इस्तेमाल अभी भी कर रहे थे अपनी ब्यूरोक्रेसी में। फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल डिस्क होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, सिमिलर टू आप ऐसे समझो कि सीडी होती है या फिर पेन ड्राइव होता है, उसमें आप डेटा स्टोर करते हो। ये उसी तरीके की एक डिवाइस हुआ करती थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोर किया जाता था, कंप्यूटर डेटा या प्रोग्राम स्टोर किए जाते थे। बहुत ज्यादा स्टोरेज इसका होता नहीं था। IBM ने 1967 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसे तैयार किया। ये हार्ड ड्राइव, जो पहले देखिए हार्ड ड्राइव अगर आपकी फुल हो गई तो उसे खरीदना बड़ा महंगा होता था, ये सस्ते मिलते थे फ्लॉपी डिस्क। आपको कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज मेंटेन करना है तो आप फ्लॉपी डिस्क में मेंटेन कर लो। तो हार्ड ड्राइव जो बहुत महंगे होते थे उनके अल्टरनेटिव के तौर पे फ्लॉपी डिस्क को इवॉल्व किया गया। फ्लॉपी डिस्क 1970 से 1990 के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। इन जनरल ये 800 KB का डेटा स्टोर कर सकते थे। इट्स 0.0008 GB। आगे चलकर जब डेवलपमेंट हुआ तो ये 2.88 MB डेटा स्टोर करने में कैपेबल हो गए। लेकिन आप फिर भी समझो कितना कम डेटा है ये। आज तो आपकी जो नॉर्मल पिक्चर्स होती हैं जो आप फोन में क्लिक करते हो, उनका जो डेटा है वो भी इससे ज्यादा का होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? लेकिन पहले इतना डेटा इनफ होता था। फर्दर पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें CD रोम ड्राइवर्स या फिर USB की फैसिलिटी नहीं होती थी। अगर आपको कोई नया प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल करना है तो आपको फ्लॉपी डिस्क का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। जो फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क मेजर की गई थी वो तो 8 इंचेस की हुआ करती थी। बाद में जाके चूंकि वो इफिशिएंट नहीं होती थी, जल्दी से गंदी हो जाती थी, खराब हो जाती थी, तो उसके साइज को फिर धीमे धीमे रिड्यूस किया गया, 3.5 से 5.5 इंचेस के साइज में लाया गया ताकि वो पोर्टेबल हो और इजिली इस्तेमाल किया जा सके। खैर, जापान ने इसका इस्तेमाल अब बंद कर दिया है। तो ऐसी पुरानी चीजों के बारे में भी आप जानते रहिए, कभी ये हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्विंग मिंग जिंग 50 के बारे में है।
बहुत ही बढ़िया सा नाम है इसका ना। चाइना अक्सर अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से सरप्राइज करता रहता है। चाइना ने एक बार फिर से सरप्राइज किया है और पहला फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया उसका मैडन टेस्ट फ्लाइट, जिसे मॉर्निंग स्टार 50 भी कहा जा रहा है। चाइना का फुली सोलर पावर्ड सेमी सैटेलाइट ड्रोन है। अब समझिए, एक तो ये ड्रोन है, ये कोई सैटेलाइट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सेमी सैटेलाइट कहा जा रहा है क्योंकि ये सैटेलाइट के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये हाई एल्टीट्यूड पर जाकर जानकारी इकट्ठा कर सकता है, फॉरेस्ट फायर को मॉनिटर कर सकता है, कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट की जानकारी भी कन्वे कर सकता है। ये पूरी तरीके से सोलर पैनल्स पे वर्क करेगा। ये 20 किलोमीटर की जो हाइट है वहां से लेकर 100 किलोमीटर की हाइट में काम कर सकता है। एयर फ्लो वहां पे स्टेबल होता है, क्लाउड्स नहीं होते, तो सनरेज इसको बढ़िया मिल जाती हैं। तो 20 से 100 किलोमीटर की हाइट पे जाकर अगर ये जानकारी इकट्ठा कर रहा है तो दैट इज सिमिलर टू सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट फंक्शन के जैसे ये फंक्शन से परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। सैटेलाइट को लॉन्च करना, ऑर्बिट में सेट करना खर्चीला प्रोसेस है। ये आसानी से लॉन्च किया जा सकता है जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तीसरा, कि सन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है तो पूरी तरीके से क्लीन है और चाइना की कैपेसिटी को बढ़ाता है नियर स्पेस या ओशन के ऊपर जानकारी इकट्ठा करने को लेकर। तो खैर, ये अच्छी एडवांसमेंट है और इन एडवांसमेंट से जो बाकी की कंट्रीज हैं उन्हें भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आइंस्टाइन रिंग के बारे में है। मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जो जेम्स वेब टेलीस्कोप का है, स्पेस टेलीस्कोप का, उसने अभी एक इमेज को कैप्चर किया है जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट आइंस्टीन रिंग बनाता है। आइंस्टीन रिंग क्या होता है, पहले आप कुछ फंडामेंटल समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आइंस्टीन ने 1915 में जब वो जो ग्रेविटेशन है उसको लेकर अपनी थ्योरीज को डेवलप कर रहे थे, 1916 में उसको लेकर उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में, वो स्पेस टाइम में एक बेंड क्रिएट करता है, और जो बेंड होता है उसी की वजह से जो इफेक्ट होता है बाकी के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसे ही हम ग्रेविटेशन कहते हैं। लाइक अगर यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा तो वो इस बेंड की चपेट में आएगा, और ये जो बेंड की चपेट में आना है इसे ही हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट जो स्पेस टाइम में है वो स्पेस टाइम में एक बेंड क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू इट्स मास। अभी जो बेंड होता है ये आसपास के केवल ऑब्जेक्ट्स को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये लाइट को भी प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, कोई एक गैलेक्सी है, और इसके पीछे एक छोटी सी गैलेक्सी छुपी हुई है और अर्थ यहां पर है। हमें कोई भी चीज केवल तब दिखाई पड़ेगी जब उसमें से लाइट टकराकर हम तक आए, या फिर वो लाइट जो एमिट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, वो हम तक पहुंचे। अब इस ऑब्जेक्ट की या इस गैलेक्सी की जो लाइट है वो तो हम तक आसानी से आ जाएगी, लेकिन ये इसके पीछे छिपा हुआ है तो इसकी लाइट तो हमारे तक आएगी नहीं। तो होता क्या है कि ये जो गैलेक्सी है ये स्पेस टाइम में एक बेंड क्रिएट करेगी, ठीक है, और ये जो बेंड है, ये बेंड इस लाइट को जो इसके पीछे की गैलेक्सी से आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक लेंस किया करता है। जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस जानते हैं ना, वो लाइट को एक जगह पे सेंटर्ड कर देता है, और जो कॉन्केव लेंस है वो लाइट को स्प्रेड कर देता है। तो इस तरीके से जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में बेंड क्रिएट करता है अपने मास के अकॉर्डिंग, तो वो एक ग्रेविटेशनल लेंस की तरह काम करने लगता है, और उस लेंस के प्रभाव में आते ही जो लाइट होती है वो स्प्रेड हो जाती है। अब देखिए, ये लाइट जो यहां से आ रही है वो इस बेंड की चपेट में आएगी और यहां से घूम जाएगी, और घूमने के बाद ये फिर हमारे तक आएगी। अब नॉर्मली हम इस गैलेक्सी को, जो कि इस बड़ी गैलेक्सी के पीछे छुपी हुई है, नहीं देख पाएंगे, लेकिन चूंकि इसने स्पेस टाइम में एक बेंड क्रिएट किया हुआ है और उस बेंड की चपेट में वो लाइट भी आएगी जो इस गैलेक्सी से निकल के आ रही है, तो यहां पर लाइट की एक रिंग क्रिएट हो जाएगी। हमें ऐसा दिखेगा कि एक रिंग बनी हुई है इसके चारों ओर। वो रिंग एक्चुअली में इसका लाइट होता है जो बेंड होकर आ रहा है। तो इस मैकेनिज्म को, या ये जो पूरा सिस्टम डेवलप होता है, इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, और इसके चारों ओर लाइट की जो एक रिंग क्रिएट होती है इसे आइंस्टाइन रिंग कहा जाता है। तो मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। जो आइंस्टाइन रिंग होती है ये लाइट की एक रिंग होती है जो किसी दूसरी गैलेक्सी से आ रही होती है। अपने सामने का जो ऑब्जेक्ट है उसके मास टाइम को बेंड करते हुए या तो अर्थ में वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, या फिर इस केस में चूंकि ये पिक्चर जो है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची है, तो यहां पर ये लाइट जेम्स वेब टेलीस्कोप तक आई है। ये इसकी लाइट नहीं है, ये इसके पीछे के किसी ऑब्जेक्ट की लाइट है जो इस बेंडिंग के प्रभाव में हमें रिंग के फॉर्म में दिख रही है। ये जो इफेक्ट है इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। परफेक्ट लेंसिंग आपको तब देखने को मिलती है, परफेक्ट रिंग आपको तब देखने को मिलेगी जब जो ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट और अर्थ या कोई टेलीस्कोप एक सर्टेन अलाइनमेंट में होंगे, तब आपको एक परफेक्ट रिंग देखने को मिलेगा। तो ये अलाइनमेंट पॉसिबली अभी बन गया होगा। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो रिंग होती है ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि केवल गेम है लाइट और ग्रेविटी का, और उस बेंड का, उस वॉबलिंग का, जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट की वजह से आ रहा है। आइंस्टाइन रिंग को चॉल्सॉन रिंग के नाम से भी पुकारा जाता है।
हाल फिलहाल की फाइंडिंग में यह पाया गया कि जो आइंस्टाइन रिंग है इसे कैप्चर किया गया है उस लाइट के द्वारा जो एक डिस्टेंट गैलेक्सी से आई, उसका नाम है SPTS JO41839-4751.8। तो मतलब ये बहुत जरूरी नाम है, आपको याद रखना है, कतई याद नहीं रखना है, आपको याद होगा भी नहीं तो कोशिश भी मत करिएगा। कुल मिला के ये एक ऑब्जेक्ट है, गैलेक्सी का नाम है जहां से ये लाइट आई हुई है, 12 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है अर्थ से ये। तो जो वेब का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बढ़िया अलाइनमेंट में बन गया था, इसीलिए हमें ये जो रिंग है वो देखने को मिली है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता ही दिया है। आर्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में है। IBM, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्रिएट करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग को लगातार असिस्ट करती रहती है। उन्होंने भी हाल ही में अपनी एक स्टडी में ये बताया कि इंडिया की जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट ले रही हैं, जिनमें शामिल है स्टूडेंट्स, डेवलपर्स, एकेडेमिया, और वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द इंडिया क्वांटम कंप्यूटिंग में टैलेंट्स का एक हब बन जाएगा। ये बात तो ठीक रही कि IBM ने ऐसा स्टडी किया और अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें बताई, बट बिफोर दैट ये क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है? देखिए, यूनिवर्स के जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें आप सब एटॉमिक पार्टिकल भी कह सकते हो, उन्हें ही कहा जाता है क्वांटम। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट के लिए फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि क्वांटम हो सकता है फोटोन, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये क्वांटम हो सकता है इलेक्ट्रॉन। जब हम इसे फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो उसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। क्वांटम फिजिक्स की एक स्पेसिफिक ब्रांच है, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, जहां पर हम सभी क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जब इस क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके हम कोई डिवाइस तैयार करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, तो इस प्रकार के कंप्यूटर को कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटर, और इनके द्वारा जो कैलकुलेशंस, जो कंप्यूटिंग्स की जाती हैं, उन्हें ही कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो यहां तक हम समझ गए। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक बार फिर से दोहरा देता हूं। यूनिवर्स के जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ही कहा जाता है क्वांटम। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट के लिए क्वांटम क्या हो सकता है? फोटोन, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्वांटम क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी स्टडी जब हम फिजिक्स में करते हैं तो उसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स की एक स्पेसिफिक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, जो इन क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करती है। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जब हम कोई डिवाइस बनाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, तो उन्हें कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटर्स, और इनके द्वारा जो कंप्यूटिंग या जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं उन्हें ही कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये तो फंडामेंटल्स हो गए, क्वांटम कंप्यूटिंग तक मैंने आपको यहाँ पर पहुँचा दिया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जो ये क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, ये नॉर्मल कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग से कैसे डिफरेंट होती है? समझिए, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो कैलकुलेशन करते हुए 2 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 0 and 1, जिन्हें आप बाइनरी भी कहते हो। ये बाइनरी सिस्टम है जिस पर एक ऑर्डिनरी कंप्यूटर वर्क करता है, जहां पर वो 2 पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। दोस पॉसिबिलिटीज आर 0 and 1। अब इसका नुकसान ये होता है कि केवल 2 पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर जब कैलकुलेशंस किए जाते हैं तो ये कैलकुलेशन एक तो बहुत धीमे होते हैं, दूसरा कम इफिशियंट होते हैं और बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। जबकि अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो वहां पर ये 0 और 1 की पॉसिबिलिटी को तो संज्ञान में लेते ही हैं, इसके अलावा इसके बीच की जो पॉसिबिलिटीज हैं ये उनको भी इवेल्युएट करते हैं, और इनके जो बीच की पॉसिबिलिटी होती है इसे ही कहा जाता है क्यूबिट। ठीक है, तो ये केवल 2 बिट्स यानी कि 0 और 1 की पॉसिबिलिटी पे कैलकुलेशंस नहीं करते, बल्कि उनके बीच की जो पॉसिबिलिटी है उस पर भी कैलकुलेशन करते हैं, जिसे कि क्यूबिट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप इसे और आसान तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 2 कॉइन्स हैं 2 हाथों में, एक पर है हेड और दूसरे पर है टेल। अब आपको ऐसा लगता है कि या तो कॉइन हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप कॉइन को थोड़ा वर्टिकल करिए, वो हेड और टेल एक साथ हो सकता है, दोनों। तो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो कंप्यूटिंग करते वक्त ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं 0 और 1 में, यानी कि हेड या टेल में। जबकि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ भी हो सकती हैं। अगर आप सिक्के को स्टैंडिंग पोजीशन में लेकर आएं या उसे वर्टिकल कर दे तो वो हेड और टेल एक साथ हो सकता है, मतलब 0 और 1 के अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसका फायदा क्या होता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं वो बहुत तेज होते हैं, बहुत स्पीड में होते हैं, उनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस भी आसानी से कर सकते हैं, जिसको हो सकता है करने में नॉर्मल कंप्यूटर्स को हज़ारों सालों का समय लग जाए।
मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको क्वांटम और क्वांटम कंप्यूटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझा दिए हैं। अगर आप मेरी इतनी बात समझ गए हैं तो बाकी की बातों को समझना आसान होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत तेजी से इमर्ज होने वाली टेक्नोलॉजी है, जहां पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज का इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स और क्लासिकल जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उनकी तुलना में ये बेहतर होते हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये फिजिक्स की सब फील्ड है जो क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, स्टडी करती है, जैसे कि एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स या सब कुछ जो सब मॉलिक्यूलर लेवल पर जाता है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग नई टेक्नोलॉजी है अभी जो डेवलप हो रही है, ये आने वाले हमारे फ्यूचर को शेप करेगी। ये फंडामेंटली डिफरेंट होता है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उनसे। वही बातें जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पे लिखी गई हैं कि नॉर्मल कंप्यूटर 0 और 1 यानी कि बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, जबकि ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये क्वांटम बिट्स को संज्ञान में लेते हैं, यानी कि 0 और 1 के बीच की पॉसिबिलिटी को, जिसे क्यूबिट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा बड़े कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इनकी स्पीड अच्छी होती है, जो बड़े बड़े पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते वो ये क्वांटम कंप्यूटर्स कर सकते हैं। तो ये तो मामला आपने समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आसान तरीके से समझ में आ गया है और आप इसे भूलेंगे नहीं। देखिए, जो IBM है यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो इंडिया में कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर आया हुआ है क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ाने के लिए, जैसे कि क्विज किट चैलेंज, जहां पे उन्होंने एक क्विज किट, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, इसका इस्तेमाल करके इंडिया में जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्वांटम डेवलपर्स हैं, वो जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो डेवलप कर सकते हैं। जो क्विज किट इंडिया वीक क्वांटम है, इसे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में IBM के द्वारा, जिसमें 300 के आसपास स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे लास्ट टाइम। क्विज किट टेक्स्ट बुक भी है जो कि तमिल, बंगाली और हिंदी में अवेलेबल है। 30,000 से ज़्यादा बार इसे इंडिया के स्टूडेंट्स ने 2021 में अकेले एक्सेस किया। IBM क्वांटम एजुकेटर प्रोग्राम है जहां पर वो इंडिया के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं और एजुकेटर्स को ट्रेन किया जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में। तो ये तो पूरा मामला क्वांटम कंप्यूटिंग का रहा। देखिए, प्रश्न आया था, इसमें आपसे पूछा गया था कि जो टर्म है क्यूबिट, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, किस रेफरेंस में रहता है? तो इसका सीधा सा जवाब क्या था? क्वांटम कंप्यूटिंग। और अब आप जानते हैं कि क्यूबिट क्या होते हैं। आर्टिकल चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के बारे में है। कार टी सेल थेरेपी आप बोल सकते हो। हाल ही में रिसर्चर्स ने ऐसा बोला कि इंडिया जो पहली बार इंडिजिनसली यानी कि खुद से डेवलप कर रहा है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, उसके कुछ हमें प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये सभी प्रकार के कैंसर को ट्रीट करने में कैपेबल नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो कैंसर पेशेंट्स हैं इनको ट्रीट किया जा सकता है अंडर दिस थेरेपी। कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो ट्रीट किए जाते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये एक सेफेस्ट थेरेपी के तौर पे इंडिया में इवॉल्व हो जाए। ये कोई नई थेरेपी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकाज़ में इसका इस्तेमाल होता रहा है। इंडिया के अगर किसी पेशेंट को कार टी सेल थेरेपी लेनी होती थी तो उन्हें इन यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना पड़ता था। इंडिया में अगर ये अच्छे से डेवलप हो जाए और बढ़िया से काम करने लगे तो यहाँ पर भी इस माध्यम से ट्रीटमेंट लिया जा सकेगा। सबसे पहले तो समझिए कि ये थेरेपी क्या है। थेरेपी समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये कार टी सेल्स क्या होती हैं। ये जो कार टी सेल्स होती हैं ये एक्चुअली में किसी भी पेशेंट का खुद का इम्यून सेल होता है। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ सेल्स को जनरेट करता है कैंसरस सेल्स को मारने के लिए। अब इसमें देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक कैंसरस सेल है, तो जो कार टी सेल्स होती हैं वो जाती हैं और खुद को इससे जोड़ लेती हैं और जोड़ने के बाद एक टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड इस कैंसरस सेल में भेज देती हैं, जिसके बाद ये जो कैंसरस सेल है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस तरीके से जो कार टी सेल्स होते हैं वो बचाते हैं हमें कैंसरस सेल से। ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, लेकिन जो कैंसरस सेल्स होती हैं बड़ी बदमाश होती हैं। ये खुद को बचाने का तरीका निकाल लेती हैं। जैसे ये हैं तो कैंसर सेल्स, लेकिन ये कार टी सेल को ऐसे दिखाएंगे जैसे ये हमारी हेल्दी सेल्स हैं। कार टी सेल से बचने के लिए ये एक मुखौटा पहन लेते हैं या खुद को ऐसे शो करते हैं कि ये हमारी खुद की हेल्दी सेल्स हैं, या फिर कई बार ये कुछ ऐसी टेक्निक्स इवॉल्व कर लेते हैं जिसके माध्यम से जो कार टी सेल्स हैं वो खुद को इन कैंसरस सेल से जोड़ ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति में जैसे कि कैंसर सेल ने तो खुद में बदलाव कर लिया, या तो उसने खुद को ऐसे दिखाना शुरू कर दिया जैसे वो हमारी हेल्दी सेल हो, तो कार टी सेल उनको पहचान नहीं पा रही है, या मान लीजिए वो पहचान पा भी रहे हैं तो उन्होंने अपने रिसेप्टर्स में ऐसे चेंजेस कर दिए हैं कि जो कार टी सेल्स हैं वो खुद को कैंसरस सेल्स के साथ जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो टॉक्सिक केमिकल रिलीज करके उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम का जो ये कार टी सेल है हम इसमें चेंजेस करें और उसके बाद इसको बॉडी में फिर से इन्फ्यूज करें, ताकि अब जाकर ये कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर सके। और ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम ऐसा करते हैं कि हम बॉडी के कार टी सेल्स को निकालेंगे,
उसमें चेंजेस करेंगे, उसको अगेन बॉडी में एंटर करेंगे, जिसके बाद जाकर वो कैंसर सेल्स को मार सकेगा। इसी पूरी प्रक्रिया को कार टी सेल थेरेपी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो किसी भी पेशेंट का जो ब्लड है उसको निकाला जाता है, जिसमें से हम टी सेल्स डिराइव कर लेते हैं। जब टी सेल्स हमने निकाल लिया तो हम उसे लैब में लेकर जाएंगे और फिर उसमें चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स ऐड करेंगे। कई बार ये ऐसे हो जाते हैं ना कि इनके रिसेप्टर्स ऐड ही नहीं हो पाते, तो हम इसमें कुछ एडिशनल रिसेप्टर्स लगा देते हैं। चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर या कार इसको कहा जाता है। तो उसमें हम कुछ इंप्रूवमेंट कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, उसको सिंथेसाइज कर देते हैं और उसके बाद हम ऐसी मिलियंस ऑफ सेल क्रिएट करते हैं। और जब हम ऐसी मिलियंस ऑफ सेल क्रिएट कर लेते हैं तो फिर इसे एक बार फिर से पेशेंट में इन्फ्यूज कर दिया जाता है और तब ये जाकर कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इंडिया में अभी इस पे काम चल ही रहा है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये तो फंडामेंटल हो गया कि कार टी सेल थेरेपी काम कैसे करती है। ये एक प्रोस्पेक्टिव थेरेपी है जो आने वाले समय में कुछ प्रकार के कैंसर्स को ट्रीट कर पाएगी। जो कार टी सेल थेरेपी है ये थर्ड या सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो आपको देना है दीजिए, जब वो काम ना करे तो फिर आप आइए कार टी सेल थेरेपी में। इसमें बेसिकली कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है जो या तो ब्लड या फिर लिम्फ नोड्स को प्रभावित करते हों। जैसे कि जो कैंसरस ब्लड कैंसर होता है आप उसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं इनका इस्तेमाल इम्यूनोथेरेपी के तौर पे किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। ये टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये महज डेवलप की जा रही है, इस पे काम चल रहा है। इस प्रकार की थेरेपी में हम ल्यूकेमिया और लिम्फोमा इस प्रकार के जो कैंसर्स हैं उनको ट्रीट कर पाते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड फॉर्मिंग मतलब एक ऐसा कैंसर है जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज में होता है, जिसमें बोन मैरो भी शामिल होता है, तो टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है। जो लिम्फोमा है ये कैंसर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, जो हमारे बॉडी की जर्म फाइटिंग कैपेसिटी को एनहेंस करता है या उसका नेटवर्क डेवलप करता है। तो फिर हमारी बॉडी बहुत वल्नरेबल हो जाती है बाकी जो जर्म्स हैं उनको लेकर भी लिम्फोमा में। तो इस स्थिति को भी काउंटर करने में कैपेबल होती है ये कार टी सेल थेरेपी। तो कार टी सेल थेरेपी आपने समझा कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे कैंसर्स में कैपेबल है ट्रीटमेंट में। अब देखिए इसमें होता वही है जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें हम कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स को जिन्हें टी सेल कहा जाता है उन्हें निकाल के लैब में चेंज करके फिर से बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें कई बार देखिए जो सेल्स होती हैं इसका इस्तेमाल सेल बेस्ड जीन थेरेपी में भी किया जाता है। सिंपल सी बात है, ब्लड कैंसर और लिम्फोमा में ये ज्यादा इफेक्टिव है। बातें हो चुकी हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ई सिम टेक्नोलॉजी के बारे में है। आपने अपने फोन में सिम जरूर लगाया होगा और आपकी पूरी कोशिश तो ये रहती है कि आप जो फोन लें उसमें 2 सिम लग जाएं। लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि आपके फोन में 2 सिम या 1 सिम तो लगे, लेकिन आपको उसके लिए एक फिजिकल सिम उसमें इंसर्ट ना करना पड़े। ई सिम यानी कि एम्बेडेड सिम ये बहुत ही जल्दी मेन स्ट्रीम में आने वाला है, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस और स्मार्टफोन्स में इसे इनकॉर्पोरेट करने की बात चल रही है बहुत ही तेजी से। ई सिम का मतलब है एम्बेडेड सिम, मतलब ये जो सिम है ये आपके स्मार्टफोन में या स्मार्ट वॉच में ऑलरेडी एम्बेडेड रहेगा। जो आईफोन यूजर्स हैं वो हो सकता है इसके बारे में जानते हों, और बाकी कुछ और फोन्स हैं जिनमें एम्बेडेड सिम अभी भी यूज होता है, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। होता क्या है कि इसमें जो सिम कार्ड की चिप होती है उसे आपके फोन या फिर स्मार्ट वॉच के मदरबोर्ड में पहले ही एम्बेड कर दिया जाता है। आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, वो पहले से ही उसमें एम्बेड रहेगा, आपके फोन के साथ ही आएगा। फिजिकल सिम की बात करते हैं तो उसका प्रचलन मोबाइल फोन्स के साथ ही शुरू हुआ। ई सिम को फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश किया गया 2012 में। इसका वैसे तो बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है, लेकिन फिजिकल सिम की जो ईज है इस्तेमाल करने को लेकर, उसकी वजह से वो आज भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रचलन में है। ई सिम आपके फोन में एम्बेडेड होता है, आपको बस उसे एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने का प्रोसीजर होता है, आपको कुछ कीवर्ड मैसेजेस करने होते हैं, कुछ कोड्स आएंगे जो आप मोबाइल में इंसर्ट करोगे और आपका जो सिम है वो जिस भी ऑपरेटर के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट होकर ऑपरेट होने लग जाता है। ई सिम के कुछ फायदे हैं, जैसे कि आपको बार बार किसी टेलीकॉम स्टोर या सर्विस सेंटर पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। आप कोई दूसरा सिम चाहते हो तो किसी जगह पे जाओ, सिम खरीदो, फिर लाके उसमें इंसर्ट करो, उसको ओपन करवाओ, ये सब लफड़ा नहीं है। आप ऑनलाइन कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं ई सिम या एम्बेडेड सिम ओपन करने के वो फॉलो करो और वो एक्टिव हो जाएगा। सिक्योरिटी फीचर ये है कि कई बार किसी का फोन चोरी हो जाता है तो सिम निकाल के इलीगल एक्टिविटी में यूज हो रहा है, तो सिम निकलेगा ही नहीं, तो इलीगल एक्टिविटी में यूज कैसे होगा। तो मामला वही है कि फिजिकल सिम कुछ ऐसा होता नहीं है कि कोई निकाल के यूज कर ले। इसका एक फायदा और ये है कि जैसे सिम लगाने के लिए एक स्लॉट दिया होता है, तो उस स्लॉट में आप सिम इंसर्ट करते हो, निकालते हो, तो एक एडिशनल ओपनिंग होती है, उससे डस्ट जा सकता है, पानी जा सकता है, फोन ज़्यादा वल्नरेबल होगा। फोन जितना पैक्ड होगा उतना सेफ होगा। तो एम्बेडेड सिम होगा तो एक ओपनिंग और कम हो जाएगी। कुछ नुकसान भी हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी आई, आपका फोन टूट गया, गिर गया, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले सिम निकाल लेते हो,
दूसरे फ़ोन में लगा के इस्तेमाल करने लग जाते हो। ई सिम में सुविधा नहीं मिलेगी, फ़ोन ख़राब हुआ तो फिर नंबर बंद, दिक्कत। इसके अलावा कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो ई सिम सपोर्ट नहीं करती, तो वो इसका इस्तेमाल अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो मामला ई सिम टेक्नोलॉजी का हुआ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट टेस्ट डार्ट के बारे में है। जुरासिक एरा में ऐसा कहा जाता है कि एक एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकराया जिसने डायनासोर्स की पॉपुलेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा ही कोई एस्ट्रॉइड एक बार फिर से धरती पर टकरा जाए और इंसानों की पॉपुलेशन वैसे ही खत्म हो जाए जैसे कि डायनासोर्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई? आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। इसी उद्देश्य से डार्ट प्रोग्राम शुरू किया गया। सितंबर 26, 2022 को नासा का जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट है वो जानबूझकर क्रैश करने वाला है डिमॉर्फस नाम के एक छोटे से एस्ट्रॉइड के ऊपर। हालांकि समझिए, ये एस्ट्रॉइड धरती पर टकराने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इससे टक्कर करवाई जाएगी। ये टक्कर एक प्रकार का टेस्ट है जिसके जरिए हम ये देख सकें कि हमारा डार्ट प्रोग्राम वास्तव में समय आने पर काम करेगा या नहीं। इसका फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट टेस्ट। डार्ट मिशन को डेवलप किया गया है नासा के द्वारा, जहां पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी भी शामिल है। फर्दर पर्पस ये है कि ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसके माध्यम से हम ये इन्वेस्टिगेट और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एक ऐसा मेथड जिसमें हम किसी भी एस्ट्रॉइड के पाथ को डिफ्लेक्ट कर देंगे। स्पेस में हमें अगर ऐसा लगता है कि वो अर्थ के एम्बिट में आ सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की चपेट में आकर धरती से टकरा सकता है, तो उसे पहले ही थोड़ा सा धक्का दे दिया जाएगा। इससे अगर कुछ सेंटीमीटर का भी बदलाव आया उसके ऑर्बिट में, तो वो आगे बढ़कर बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा और वो अर्थ से टकराए बिना नजदीक से गुजर के निकल जाएगा। इस तरीके से हम उस एस्ट्रॉइड से धरती को बचा सकते हैं। जो इनिशियल टारगेट रहा डार्ट का टेस्टिंग पर्पस से वो डिडॉयमस रहा। डिडॉयमस एक बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम है। बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम होने का क्या मतलब है? इसमें फंडामेंटली दो एस्ट्रॉइड्स हैं, एक है डिडॉयमस 1 और दूसरा है डिडॉयमस 2। ये डिडॉयमस 1 के मून की तरह है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो प्राइमरी टारगेट तो ये रहा कि हम एक स्पेसक्राफ्ट की टक्कर करवाएंगे डिडॉयमस 2 से, और इसके बाद ये देखेंगे कि क्या इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ उसकी वजह से हम इसका पाथ चेंज कर पाए हैं, और अगर ऐसा हो पाता है तो भविष्य में हम किसी भी एस्ट्रॉइड के खतरे से धरती को बचा सकेंगे। डिडॉयमस एक आइडियल कैंडिडेट है ह्यूमन काइंड के पहले प्लेनेटरी डिफेंस एक्सपेरिमेंट के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिडॉयमस जो है वो धरती से टकराने वाला है, ऐसा नहीं है। ये हमारे प्लेनेट के लिए किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है, बस हम एक टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये वर्क करेगा। मुझे तो डर इस बात का लगता है कि कहीं कोई ऐसा एस्ट्रॉइड जो धरती से टकराने वाला ना हो, ये उसको धक्का लगा के धरती पर गिरा ना दे। खैर, ये तो मजाक की बात रही। डार्ट एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एस्ट्रॉइड के खतरे से धरती को बचा सकें। जो एस्ट्रॉइड सिस्टम है अभी जो इस्तेमाल किया जा रहा है डिडॉयमस का, वो एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड बन सकता है जहां पर हम इंटेंशनली एक स्पेसक्राफ्ट को क्रैश करवाएंगे इस एस्ट्रॉइड के ऊपर और देखेंगे कि क्या ये उसके पाथ को चेंज कर पा रहा है। यूं तो देखिए, हर दिन कुछ एस्ट्रॉइड्स धरती पर गिरते हैं, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है और वो हमारे लिए थ्रेट नहीं होते। कुछ तो पहले ही बर्न हो जाते हैं, कुछ जो धरती पर आ भी जाते हैं वो खतरा पैदा नहीं करते, लेकिन अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराया तो ह्यूमन काइंड को खतरा होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी हाल ही में 1700 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसके जरिए हम एडिशनल डुअल रोल कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे इंडियन नेवी के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर की है और इस लिहाज से ये दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल बन जाता है, जिसकी टॉप स्पीड 2.8 मैक की है। ये लगभग साउंड की 3 गुना स्पीड है। ब्रह्मोस ये नाम रिवर ब्रह्मपुत्रा और मुस्कवा दोनों के एब्रीविएशन से बनता है। 2 स्टेज मिसाइल है ये, जहां पर एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन वर्क करता है पहले स्टेज में और दूसरे स्टेज पे वर्क करता है एक लिक्विड रैमजेट इंजन। ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। आप इसे अलग अलग जगहों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जमीन, हवा और समंदर। इसके अलावा ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी वेदर कंडीशन में, दिन में या रात में। इस लिहाज से ब्रह्मोस बन जाता है बहुत ही खतरनाक। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक बार आपने टारगेट को लोकेट किया और हिट कर दिया, ब्रह्मोस अपने टारगेट को ब्रीच करेगा, उसे जाकर डिस्ट्रॉय करेगा। आपको ब्रह्मोस को गाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें कहां से लॉन्च किया गया है इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, इसीलिए रिटेलिएशन का खतरा भी नहीं रह पाता। हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अप्रैल 2022 में एक एंटीशिप वर्जन तैयार किया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। इसे टेस्ट फायर किया गया इंडियन नेवी के लिए अंडमान एंड निकोबार कमांड के पर्पज से।
जनवरी 2022 में एक्सटेंडेड रेंज C2C वेरिएंट भी ब्रह्मोस का डेवलप किया गया, जो फायर किया जा सकेगा, मतलब टेस्ट फायर किया गया, जो स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम है वहां से। इस प्रकार के मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में प्रश्न आया था थर्ड पर, पूछा गया था टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है। ये सी सही आंसर कैटर करता है, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल RH-200 के बारे में है। RH यहां एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है रोहिणी का, मतलब ये जो रॉकेट्स हैं ये रोहिणी सीरीज के हैं, तो इनको शॉर्टकट में RH कह दिया जाता है। हाल ही में जो इसरो है वो प्लान कर रहा है 200th सक्सेसफुल लॉन्च। हम 200वां लॉन्च करने वाले हैं रोहिणी RH-200 का। RH इज एब्रीविएशन फॉर रोहिणी। ये साउंडिंग रॉकेट है। अब साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं ये जरूरी है आपके लिए जानना। देखिए यहाँ पे बताया गया साउंडिंग रॉकेट के बारे में, पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे RH-200 रोहिणी साउंडिंग रॉकेट फैमिली का ही एक रॉकेट है, जिसे एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए भेजा जाता है। 40 किलोमीटर जो हाइट है उससे लेकर 160 किलोमीटर की हाइट के बीच का जो एरिया होता है, वहां पर अगर कोई इक्विपमेंट हम भेज रहे हैं तो वो वहां बढ़िया से काम करेगा कि नहीं, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसे स्टडी करने के लिए साउंडिंग रॉकेट्स भेजे जाते हैं। तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं वो इन जनरल अपर एटमॉस्फेरिक रीजन को स्टडी करने के लिए भेजे जाते हैं कि वहां की स्थितियां क्या हैं। अभी तक जो RH-200 है उसके 198 सक्सेसफुल फ्लाइट्स हो चुकी हैं। 2 स्टेज का ये रॉकेट होता है, 70 किलोमीटर की हाइट तक जा सकता है। जो पहला स्टेज और सेकंड स्टेज है RH-200 का, ये जो सॉलिड मोटर्स हैं उनके जरिए काम करता है, और ये पेलोड्स वगैरह कैरी करते हैं जिनसे एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं। 200 ये फंडामेंटली डिनोट करता है रॉकेट का डायामीटर, ठीक है, मिलीमीटर में कि कितना इसका डायामीटर है, दैट इज 200। साउंडिंग रॉकेट्स वही रॉकेट्स होते हैं जो 2 स्टेज के सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स होते हैं, जिनको हम प्रोब करने के लिए भेजते हैं अपर एटमॉस्फेरिक रीजन में। मैंने आपको एरिया भी बता दिया कि 40 किलोमीटर की हाइट से 160 किलोमीटर हाइट के बीच का जो एरिया है उसे एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाता है इनको, कि वहां की सिचुएशन क्या है, ताकि जो प्रोटोटाइप्स हम भेजने वाले हैं किसी नए कंपोनेंट को या सब सिस्टम को, उसे वहां भेज के टेस्ट कर लिया जाता है पहले से, ताकि जब लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट जाए तो वो खराब ना हो, हमें पहले से पता हो कि क्या दिक्कत आ सकती है। साउंडिंग रॉकेट की बहुत बढ़िया हिस्ट्री रही है। जो हमने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था वो एक्चुअली में एक साउंडिंग रॉकेट था, जिसे हमने 1963 में भेजा था। डेट है 21 नवंबर। मैं आपको बता देता हूं, कभी आप साइंस एंड टेक वगैरह पे कुछ लिख रहे हो और आपको इंडिया के स्पेस टेक की या स्पेस हिस्ट्री लिखनी हो तो आप 21 नवंबर की डेट याद रखिएगा, बिकॉज ये वो दिन था जिस दिन हमने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, और वो एक साउंडिंग रॉकेट था जिसके माध्यम से हम स्पेस को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। नाइकी अपाचे, ये यूएस ने बनाया था इस रॉकेट को। हमने इसको थुम्बा में तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया था। लॉन्च हमने किया था, बनाया यूएसए ने था, और ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की बिगिनिंग थी, शुरुआत थी। 21 नवंबर 1963, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। बाद के समय में देखिए हमने 2 स्टेज रॉकेट्स और भी इंपोर्ट किए, रशिया से M10 और फ्रांस से सेंट्यूरे। 1967 में इसरो जो है वो सीरीज ऑफ रॉकेट्स लॉन्च करना शुरू कर देता है खुद से ही, रोहिणी नाम से, और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है टर्ल्स, वहां से RH-75, RH-100, RH-125 रॉकेट्स हमने लॉन्च किए, और अभी हम RH-200, RH-300 मैक 2, RH-560 मैक 3 रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस एटमॉस्फेयर के रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।